हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 3। हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो रहने वाला है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो हम इस यूनिट को भी पूरी कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। आप प्रत्येक टॉपिक को रेगुलरली देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करें तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण मीन्स तत्वों के वर्गीकरण की। सबसे पहले तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारी अर्थ पर 118 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से हम 92 तत्व ही प्रकृति में देखते हैं। बाकी के जो हमारे तत्व हैं उनको हमने ह्यूमन मेड मीन्स मानव द्वारा या हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम आज से पीछे चलते हैं, ठीक, जब इनकी संख्या 10 से 12 रही होगी, तब तक तो वर्गीकरण में कोई समस्या नहीं थी। अर्थात हम इनको इजीली पढ़ सकते थे, समझ सकते थे इनके गुणों को, इनके लक्षणों को। लेकिन जब इन तत्वों की जो है नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगी, तब क्या हुआ, तब ये समस्या होने लगी कि हम इन तत्वों को अब कैसे याद रखें। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे जो फिलॉसफर रहे हैं या फिर कहें हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इन एलिमेंट्स को किसी सिमिलरिटी और उनकी डिसिमिलरिटी के बेसिस पर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करें। ठीक है, तो इस एरिया पर सबसे पहले मीन्स हमारे इस क्षेत्र पर तत्वों के क्लासिफिकेशन के क्षेत्र पर सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री हैं मीन्स हमारे रसायन विज्ञान के दादाजी मीन्स बर्जीलियस जी, उन्होंने क्या किया कि तत्वों को अपने समय में जो भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में से सबसे पहले डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन अब जब तत्वों की संख्या थोड़ी और अधिक हुई तो ये हुआ कि हम इन तत्वों को मेटल और नॉन मेटल्स के आधार पर दो ग्रुप में अगर पढ़ते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एक साथ, तो हम कैसे इनको और आगे डिवाइड करें। तो इस बात करें क्लासिफिकेशन के क्षेत्र पर, हमारे सबसे पहले एक और वैज्ञानिक आए जे.एल. प्राउस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि हम जैसे कि जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु हमारा सबसे छोटा परमाणु है, और यदि हम ये मान लें कि इस प्रकृति में उपस्थित जो अन्य तत्व हैं वो भी हाइड्रोजन जैसे छोटे से ही परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और उनका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के गुणित होता है। ठीक, तो हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन जे.एल. प्राउस्ट की ये थ्योरी जो है थोड़ी सी तत्वों पर जो है फॉलो नहीं करती और समझने में थोड़ा सा आसान थी नहीं, तो इसलिए इसको उस समय अधिक समय तक स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद हमारे एक ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने सर्वप्रथम तत्वों को कुछ अच्छी तरीके से वर्गीकृत किया। ठीक, मतलब डॉबेराइनर का त्रिक नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो डॉबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो है तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कुछ अलग टाइप का जो मेथड दिया, उसको कहते हैं हम त्रिक नियम, डॉबेराइनर का त्रिक नियम। अब डॉबेराइनर का ये जो त्रिक नियम है तो ये है क्या, जिसे हम लोग ट्रेड लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या ट्रेड लॉ आप बोल सकते हो, अगर आप इसको साइलेंस करके बोलते हो आई को। ठीक है, तो त्रिक नियम है क्या, तो इनका कहना था, डॉबेराइनर जी का कहना था कि यदि हम तत्वों को अगर समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को आपस में एक साथ रखते हैं और उनमें से पहले और तीसरे तत्व के अगर हम परमाणु भारों का औसत माध्य निकालते हैं तो जो औसत माध्य या एवरेज मीन हमें प्राप्त होता है वो हमारे मध्य वाले तत्व के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने तीन तीन तत्वों के कई ऐसे जो है ट्रेड बनाए, लेकिन वो आगे जो और तत्वों पर जब उन्होंने इसको अप्लाई किया या अन्य लोगों ने उस पर अप्लाई किया तो ये नियम जो है वहाँ पर क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो उस पर बाद में बात करते हैं, पहले ये देखते हैं। तो बात करें ट्रेड या ट्रिक क्या होता है, मतलब जैसे कि आप देखते हो कि हमने ये दो एलिमेंट्स लिख दिए ग्रुप में, तो इसमें से दो हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर या जोड़ा या युग्म। लेकिन अगर हमने एक और यहाँ पर तत्व ऐड कर दिया, अब जैसे कि 3 हो गए, तो अब आप इसको क्या कहोगे, अब तो जोड़ा कह नहीं सकते,
तो इसी को उन्होंने त्रिक नाम दिया। ठीक है, हमारे डॉबराइनर ने इन्हीं तीन तीन तत्वों के जो समान गुण वाले समूह थे उन्हीं को उन्होंने ट्रेड या त्रिक कहा। ठीक है, ये बात क्लियर। त्रिक क्या होता है? अब इनके नियम को समझो। इनका कहना था कि अगर हमारे पहले तत्व का वेट m1, दूसरे का m2 और तीसरे का m3 है, तो यदि हम इनका एवरेज मीन निकालते हैं तो m1 प्लस m3 करके हमने दो पदों में से दो का भाग दे दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है एवरेज मीन की वो हमारे m2 की वैल्यू के क्या होगी? इक्वल होगी, या कहें अप्रॉक्सली उसके इक्वल होगी। ये हमारा तर्क नियम। ठीक है, तो अब मैं देखो आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आप जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ही आपस में सेम कैरेक्टर के हैं, मीन्स तीनों ही हमारी एल्कली मेटल होती हैं, क्षार धातुएं होती हैं। ठीक है, तीनों ही हमारी धन विद्युतीय धातुएं हैं। तो बात करें लिथियम की, जो यहाँ पर एटॉमिक वेट है वो 7 होती है, सोडियम की हमारी 23 होती है, पोटेशियम की 39 होती है। तो जैसा कि मैंने आपको नियम बताया कि डॉबेराइनर का कहना था कि अगर हम समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के ऐसे समूह बनाते हैं जिनमें से पहले और तीसरे तत्व का अगर औसत परमाणु भार मध्य वाले के लगभग बराबर आता है तो इसको हम त्रिक नियम कहते हैं। तो देखो देखते हैं इनका एवरेज मीन लेकर। तो पहला तत्व हमारा हो गया लिथियम, तो उसका एटॉमिक वेट हो गया 7, और इसके बाद दूसरा तत्व हमारा यहाँ पर कौन है? पोटेशियम, उसका वेट है 39। अब डिवाइड बाई 2, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 6, 3 और 1 4, 46। डिवाइड किया कितना आता है? 23। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एवरेज मीन मिली हमको वो कितनी है? 23, और वो किसके इक्वल है? मिडिल वाले एलिमेंट्स सोडियम के। ठीक है ना। तो मैंने जैसा कि नियम आपको बताया था तो वो यहाँ पर देखिए फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे डॉबेराइनर ने कुछ और जो है तीन तीन के समूह और बनाए। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, जैसे कि अगले तत्व मैंने कुछ लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब तीनों ही आपस में सेम कैरेक्टर के हैं। क्यों? क्योंकि तीनों ही हैलोजन हैं और तीनों की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, तो इनमें आपस में कैरेक्टर सेम है। अब इनमें से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127 होता है। तो हम इसका अगर एवरेज मीन देखें तो 30.5 एड 127 डिवाइड बाई 2, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 0.5 एंड 75 12 7 5 12 3 5 1 6 162.5 डिवाइड बाई 2 के। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो हमको एवरेज मीन मिलता है 81.2 समथिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो एवरेज मीन की वैल्यू देख रहे हो वो मिडिल तत्व की वैल्यू से क्या है? अप्रॉक्सली इक्वल है। ठीक है, 81.2। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने समय में 3 4 ठो या 5 इस प्रकार से ही उन्होंने समूह बनाकर लोगों को समझाए। लेकिन अब जब जो है हम ऐसे ही समूह अन्य तत्वों पर बनाने लगे तो क्या हुआ? ये नियम विचलन प्रदर्शित करने लगा, जैसे अभी कर रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ब्रोमीन की एटॉमिक वेट कितनी है? 80, जबकि कितनी मिल रही है? 81.2। तो अप्रॉक्सी यहाँ पर तो कह सकते हैं कि चलो ये वैल्यू ठीक है, लेकिन जब हम इसी में से और तत्वों को ऐड करके अन्य ट्राइड पर जो है इस नियम को लागू करते हैं तो फिर ये अंतर बढ़ने लगता है। तो उस समय ये नियम हमारा क्या होता है? वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो एक ये बात ठीक है कि ये नियम जरूर जो है विफल हो गया, लेकिन इनके द्वारा दिया गया ये नियम हमारी पीरियोडिक टेबल के लिए एक आधारशिला था, बेसमेंट था, जिसके आधार पर जो है आगे वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण करना शुरू किया। ठीक है, तो मैं देखो आपका इसमें से विचलन भी दिखला देता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अब ये भी तीनों ही कैसे एलिमेंट्स हैं? हमारे तीनों ही हैलोजन हैं, तीनों ही विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट हैं। तो इनमें से अगर बात करें तो फ्लोरीन की हमारी एटॉमिक वेट होती है 19,
क्लोरीन की 30.5 और ब्रोमीन की बात करें तो 80। अब यदि हम इनका एवरेज मीन निकालते हैं यहाँ पर, तो पहला 19 आ गया और 80 डिवाइड बाई 2, तो ऐड करते हैं तो 9 और 1 9, कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, कितना बचा? 1 2 अट्ठे 16 दूना 18, 49.5। तो एवरेज मीन यहाँ पर आ रहा है हमारा 49.5, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट है कितना? 35.5। तो आप देख सकते हो क्या अप्रॉक्सली ये इक्वल हैं? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से अलग है, लगभग 15 का अंतर हो रहा है यहाँ पर, 14-15 का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डॉबेराइनर के द्वारा दिए गए इस नियम में से कुछ समूह जो बनाए गए, तो वो तो इस नियम का पालन करते थे, लेकिन आगे जब हम और तत्वों पर इसी नियम को अप्लाई करते हैं तो ये लागू नहीं होता था। तो यहाँ से हमारा डॉबेराइनर का तर्क नियम बंद हो जाता है, या कहें समाप्त हो गया। तो अब आगे क्या करें? अब हम आगे वर्गीकरण का क्या करें? तो इसके संबंध में फिर एक और हमारे वैज्ञानिक हुए हैं न्यूलैंड। उस न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत जोरदार नियम दिया। ठीक, जोरदार नियम क्यों कह रहा हूँ? मतलब जैसे कि आपने संगीत की वर्णमाला पढ़ी हुई है, सा रे गा मा पा धा नी। तो जैसे कि आप संगीत की वर्णमाला या सुरों को देखते हो तो कितने होते हैं? 7, सा रे गा मा पा धा नी। अब इसके बाद क्या आता है? फिर से सा ही आ जाता है। इसी प्रकार रे से शुरू करें तो रे ही आ जाता है। तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अपना एक आगे आकर डॉबराइनर के बाद एक नियम दिया है हमारा, जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। या इसी को हम लोग ऑक्टेट थ्योरी भी कहते हैं, ऑक्टेट थ्योरी। अगर इस नाम से आता है तो भी याद रखिएगा। तो बात करें इन्होंने क्या बताया, तो जब डॉबराइनर का दिया गया नियम आगे तत्वों के लिए विफल रहा, तब जो है हमारे न्यूलैंड ने क्या किया? एक अष्टक नियम दिया। इनका क्या कहना था कि जिस प्रकार संगीत की वर्णमाला में हमारे 7 सुर होते हैं ना, तो प्रत्येक 7 सुर के बाद जो 8वां सुर आता है वो पहले ही, या कहें प्रथम सुर की ही भांति होता है। मीन्स जैसे कि सा से हम शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां सुर क्या आएगा? फिर से सा ही आएगा। इसी प्रकार रे से शुरू करें तो रे से शुरू करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां सुर क्या आया? फिर से रे ही आया। तो इसी प्रकार इनका कहना था कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने प्रथम तत्व की भांति गुणों में समानता प्रदर्शित करता है या अपने गुणों में पुनरावृत्ति प्रदर्शित करता है। मीन्स जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे चूंकि अक्रिय गैस तत्व ज्ञात नहीं थे, इनके समय भी नहीं, आगे मेंडलीव पढ़ने वाले हैं उनमें भी नहीं ज्ञात थे, तो आगे हम नहीं रख रहे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसी प्रकार इनके आगे रखा हमने सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद हमने रखा पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब देखते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, ठीक है, तो मैंने देखो आपको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है तत्वों को। तो तत्वों को अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने प्रथम तत्व के समान गुणों में पुनरावृत्ति प्रदर्शित करता है। मीन्स जो प्रथम तत्व के गुण होंगे वही 8वें तत्व के भी होंगे। न्यूलैंड जी का ये कहना था। तो उन्होंने इस प्रकार तत्वों को क्या किया? क्लासिफाइड करना शुरू किया। तो देखो जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिथियम से, तो लिथियम एक हमारा एल्कली मेटल है, ठीक है। तो अगर हमारा 8वां तत्व भी एल्कली मेटल हमें प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये क्लासिफिकेशन सही है। तो देखो लिथियम से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया? सोडियम। तो हम जानते हैं कि सोडियम भी हमारी कैसी एलिमेंट है? एक एल्कली मेटल है। तो सेम कैरेक्टर यहाँ पर जो है सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। इसी प्रकार आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कार्बन से ले लिया, कार्बन जैसे कि हम जानते हैं कि उसका एक गुण कैरेक्टर हम ले लें, जैसे कि कार्बन की वैलेंसी ले लें। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब यदि आने वाले 8वें एलिमेंट्स की भी वैलेंसी 4 ही है, ठीक है,
तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी के समान कैरेक्टर वाला होगा कि नहीं। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिलने वाला हमको, सिलिकॉन। सिलिकॉन भी हमारा एक जो है 4 वैलेंसी एटम है, मतलब उसकी भी संयोजकता 4 ही होती है। तो इस प्रकार न्यूलैंड का नियम आपको समझ में आया कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखते हैं तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने प्रथम तत्व की गुणों की पुनरावृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूलैंड ने अपने समय में तत्वों को इस तरीके से वर्गीकृत किया। लेकिन यहाँ तक, जैसे कि मैंने यहाँ तक किया, इसके आगे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ से आगे जैसे ही तत्वों को हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पे रखते थे, जैसे कि कैल्शियम के आगे आते हैं तो आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे तत्व हमारे आने लगते हैं। अब इन तत्वों के जो कैरेक्टर थे, क्योंकि ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ के गुण ऊपर वाले तत्वों से मैच होते थे, कुछ के नहीं मैच होते थे। तो इस कारण से हमारे जो न्यूलैंड का ये अष्टक नियम था वो काफ़ी अधिक तो उस समय सफल रहा, लेकिन जब आगे तत्वों का हम अध्ययन कर रहे थे तो उनके कैरेक्टर्स जो है इनके नियम के बेसिस पर जो है फॉलो नहीं हो रहे थे। तो इस कारण से इनका नियम भी उस समय यहाँ पर जो है वर्गीकरण करने में सफल नहीं रहा तत्वों का। लेकिन डॉबे-राइनर की ही भांति इनके द्वारा दिया गया ये नियम भी आगे आने वाले वर्गीकरण के लिए बहुत ही मतलब आसान जो है श्रेणी प्रदान कर गया। अर्थात मेंडलीव जी ने जब अपने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए आवर्त सारणी बनाई तो उन्होंने इन्हीं के नियम को देखते हुए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और डॉब-राइनर का त्रिक नियम, इसीलिए आपको कोर्स में जरूर पढ़ाए जाते हैं और पेपर में आपके ये अटेम्प्ट भी बहुत होते हैं, आपको बहुत जो है हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं, हर बार आते हैं रहते हैं ये नियम। तो इसलिए इन दोनों नियमों की यहाँ पर जो वर्गीकरण में बहुत ही जो है आधारशिला प्रदान किए जाने के लिए श्रेय दिया जाता है। तो आज के लिए हमारे ये 2 नियम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे में मेंडलीव की मूल आवर्त नियम, मूल आवर्त सारणी और जो आधुनिक आवर्त नियम है, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी है, उन सब टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।